नीचे बैठ जाओ, नीचे नीचे बैठो यार। भैया यार बैठ के लो ना यार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच हैं। आपने हमारे शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। हृदयस्थ भाव से हमने अपने शहीदों को नमन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंत्रीगणों का, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार। और आज के इस विजय दिवस पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज आई है, कहो माओ से दे दे बेटे, कहो बहनों से दे दे भाई, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तक दुनिया ये अफसाना बया होगा। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी भावना से ओतप्रोत शूरवीरों की धरती राजस्थान के जाबाज सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन देश के सैनिकों का मात्र 13 दिवस में देखने के लिए विवश कर विजय पताका लहरा दी थी। इसके बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ अपनी हार को स्वीकार किया और भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। आज इस विजय दिवस के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस युद्ध में प्राणों का उत्सर्ग है। इस युद्ध में प्राणों का उत्सर्ग करने वाले वीर सैनिकों की वीरांगनाएं, शौर्य का प्रदर्शन करने वाले बहादुर सैनिक जिन्हें विभिन्न शौर्य पदकों से अलंकृत किया गया, दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले शूरवीर हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। पिछले एक वर्ष में स्वर्णिम विजय पर्व का उत्सव पूरे देश में विभिन्न तरीकों से मनाया गया। कहीं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाजों ने फ्लाई पास्ट किया, तो कहीं नौसेना ने अपने युद्ध कौशल को दर्शाया। इन सभी कार्यक्रमों का एकमात्र मकसद था हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और साथ ही साथ भारतीय सेना द्वारा किए गए शौर्य और पराक्रम की गाथा को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यही गौरवमयी इतिहास रहा है हमारे हिंदुस्तान का। वीरता, साहस, संघर्ष और जुझारूपन हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। हमारे वीरों की वीरता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ लोग हंसते हंसते अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। शौर्य, वीरता और बलिदान से भरी वर्ष 1971 की भारत पाक युद्ध की वीर गाथा राष्ट्र के युवाओं के लिए पथ प्रदर्शित करती है। इसी युद्ध की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित स्वर्णिम विजय दिवस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे, इस स्वर्णिम विजय दिवस के उत्सव पर आप उपस्थित शूरवीरों, वीरांगनाओं और उनके परिजनों का सम्मान करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें और उनका सम्मान करें। आइए सबसे पहले कुन्नूर में अभी हाल ही में शहीद हुए हमारे शहीदों को नमन। तुम राष्ट्र भवन के दीप्त कलश, तुमसे माँ का श्रृंगार हुआ, तुमसे विभूति पाकर अभिनंदित फिर से पुरुषार्थ हुआ। तुम मरे मगर तुम जीवित हो, यम पहली बार सशक्त हुआ, झुक गया राष्ट्र का मानी ध्वज, इस शव का ऐसा मान हुआ। श्रीमती मिश्री देवी जो कि राजपूत रेजिमेंट के शहीद लॉन्स नायक बहादुर सिंह की वीरांगना है, उनका सम्मान किया जा रहा है। आप ऑपरेशन कैक्टस लिली में शहीद हुए थे, शहीद लॉन्स नायक बहादुर सिंह। श्रीमती नवल कंवर जो कि शहीद राइफलमैन मोहन सिंह जो कि राजपूताना राइफल्स के राइफलमैन थे, पुंछ जम्मू और कश्मीर में शहीद हुए थे, उनकी वीरांगना है। श्रीमती रूपा देवी जो कि शहीद ग्रेनेडियर सरदार सिंह जो कि 16 ग्रेनेडियर्स के रहे थे, पंजाब बॉर्डर पर आप शहीद हुए थे, उनकी वीरांगना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच राजपूताना राइफल्स के शहीद राइफलमैन राम सिंह के सुपुत्र श्री नरेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि इनके पिता जम्मू और कश्मीर में यानी शहीद राइफलमैन राम सिंह जी जम्मू और कश्मीर में शहीद हुए थे 1971 के वॉर में। एक शहीद पुत्र और हैं, हम उनका भी सम्मान करवाना चाहेंगे। श्री नरेंद्र सिंह शेखावत जो कि इंडियन नेवी में शहीद LSTY मदन सिंह जी के सुपुत्र हैं और
श्री बलवीर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उपस्थित शूरवीरों वीरांगनाओं और उनके परिजनों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। और आइए शहीदों के सम्मान के साथ माननीय से आग्रह आप अपने प्रेरणा शब्द उत्प्रेरण भरे शब्द हम तक पहुँचाएं। कैमरा नहीं है। हाँ, पीछे जाओ थोड़ा, कैमरा कैच नहीं होगा अपना उसी बैठे का लोकेशन आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आओ। बस यहीं से बस कहाँ जा रही क्या कर रहे हो यार? स्पीकर के पास अरे हिलाओ मत यार। आज का दिन बड़ी मुश्किल इस रूप में हमारी सेना में पराक्रम का इतिहास बनाया देश विश्व के अंदर, उनको कोई भूल नहीं सकता। जिस रूप में युद्ध हुआ बांग्लादेश का, कहना चाहिए पाकिस्तान, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, उसमें जो हालात बने शुरू के और जिन हालातों में यह हालात पैदा हो गए कि युद्ध की स्थिति आ गई। महेश जी लंबा इतिहास है, चुनाव हुए प्रकार से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में खाई बन गई। जो साहब ने जो के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया मुजीबुर रहमान को भारी विजय के साथ में चुने गए थे और हालात धीरे धीरे से बन गए। पूरी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। विद्रोह बढ़ता बढ़ता ऐसी चीज बन गई कि वहाँ के शरणार्थी निकलने लग गए और हमारे हिंदुस्तान की शर्त नहीं आने लगे। एक और शरणार्थी आ गए। मुझे मेरे बचपन याद है कि मैं खुद भी उस शरणार्थी की सेवा करने के गया। मत यार, इधर और भी कैमरे हैं। और शरणार्थियों की स्थिति देखते ही लगता है किस प्रकार की तकलीफ का सामना कर नौजवान थे, उनके कैंपों में सबसे अधिक काम करते। पूरा माहौल ऐसा बन गया था, तनाव था लगातार। बांग्लादेश के अंदर मुक्तिवाणी बन गई थी और हमारे जवानों ने भी उनकी मदद की। 1 करोड़ लोग किसी धरती पर आ जाए तो उस मुल्क का क्या कर्तव्य बनता है? उस मुल्क का कर्तव्य बनता किस प्रकार से कि वहाँ पर अपने मुल्क में जाएं, मुल्क में रहें। और जो जातियाँ हो रही थी पाकिस्तान के हुकूमत करने वालों द्वारा, उसका मुकाबला कैसे करें? इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, जो महानेता थी दुनिया की, उनकी इच्छा शक्ति थी, निश्चय था
सेनाओं का पराक्रम था, जिन्हें मानेसर से बातचीत करके इस रूप में फैसला किया गया, उसमें हालात ऐसे बन गए कि दुनिया की महाशक्ति टूट पड़ी। अमेरिका ने भी धमकी दी हिंदुस्तान को कि इस प्रकार उनका सातवां बेड़ा आएगा और आप लोग कि आपका कदम में फैसला है इन्हें मुक्त करने का वो उचित नहीं है। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने सातवें बेड़े की परवाह नहीं की। सातवें बेड़ा रवाना हो गया, आने लग गया, कोई परवाह नहीं की। इससे कहानी उस वक्त में याद रखा। आप मेरे जो सैनिक लोग बैठे हुए हैं उनको तो मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी। और मैं भी उस वक्त में जब BSF के जवान थे राजस्थान में, आपको मालूम है कि घर घर में जज्बा है देश प्रेम का, सीमाओं की रक्षा का। कितने लोग शहीद होते हैं शेखावटी से और पूरे राजस्थान की विभिन्न जिलों से। हमें गर्व होता है कि लगातार चाहे वो प्रथम महायुद्ध हो, दूसरा महायुद्ध हो, चाहे 48 की लड़ाई हो, 65 का वार हो, 71 की लड़ाई आपके सामने है, कारगिल की लड़ाई युद्ध आपके सामने है। हमेशा हमारे कितने लोग शहीद हुए, 1300 लोग शहीद हुए होंगे। हमारे तो घर घर में जज्बा रहता है किस प्रकार देश की जीवन की रक्षा करें। और मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राजस्थान के प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके हर घर में जज्बा है देश प्रेम का, त्याग का, बलिदान का। जब 56 जगह गया था कारगिल युद्ध के वक्त में, गांव के गांव उमड़ रहे थे सैनिकों के सामने चुनाव करने की। उस सैनिकों के माँ बाप सभी बहुत नुकसान होते वो कहा कहते थे हमको चिंता नहीं करते, उनके बेटे को भी भेजने तैयार है। उस माहौल के लगा उनका भी तो भूला नहीं। इसलिए उस वक्त की जो लड़ाई हुई थी बहुत ही तरीके से शानदार तरीके से युद्ध हुआ और इतिहास बन गए दुनिया के मुल्कों में। 90,000 उनके जनरल कर्नल तो सब सरेंडर हुए थे हिंदुस्तान की फौजों के सामने। तो 90,000 उनके सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा हमारी सेनाओं के सामने। दुनिया के इतिहास में ऐसे कहीं भी सुनने को मिला होगा। लगभग 1 लाख सैनिक जो है मुल्क को सरेंडर करता है। इसलिए वो आज बांग्लादेश के युद्ध विजय का 50 साल। आप जब सब यहाँ बैठे हो तो आप एक इतिहास बना रहे हो। तो आपकी इस ऐसे वक्त में यहाँ करते थे जब हमें गर्व होता है हमारी सेनाओं पर, उनके दृढ़ साहस पर, उनके पराक्रम पर। इस मौके पर मैं लंबी बातें कहता था। ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने समय समय में फैसले किए थे। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, और जब 99 में कारगिल युद्ध हुआ था तब मैंने देखा कि बहुत सैनिकों के शहीद होने पर ना के बराबर कोई पैकेज था उनके लिए हौसला अफजाई करने के। पैकेज तो कोई क्या होता है, जिंदगी चली जाती है तो कुछ भी इमदाद कर दो परिवार की, वो पूर्ति नहीं कर सकती है, परंतु फिर भी एक सम्मान के रूप में, एक हौसला अफजाई के रूप में सम्मान देने की बात होती है। वो बहुत पैकेज मामूली होता। हमने बहुत उसको बनाया वो असली जानकारी में, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो 15 अगस्त 47 के बाद में एक नियम बना हुआ है 21 दिसंबर 70 तक के लिए राजस्थान के शहीदों के आश्रितों को नियुक्त करने का सरकारी सेवा के अंदर। टेक्निकली ये जो 71 का वार है उसमें वो कवर नहीं हो रहे थे। मैंने मालूम किया तो हमने तय किया कि 21 दिसंबर 71 तक के जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक नौकरी दी जाएगी और उसके अंदर हमने छूट दी है
शहीद के आश्रितों को जनरली उनके बेटे बेटी को दी जाती है। नियम बदल रहे हम लोग, नियम बदलते शहीद के आश्रितों के सदस्यों में शहीद की पुत्री के पुत्र पुत्री नवासा नवासी दत्तक नवासा नवासी और शहीद के भाई बहन के पुत्र, भाई के पुत्र या बहन के पुत्री को भी सम्मिलित करने का निर्णय। आने वाले दिनों में और अधिक संशोधन करेंगे जिससे कि शहीद परिवारों को पूर्ण संबंध मिल सके। तो ये पूरा पैकेज हमने दिया है कारगिल के वक्त से ही और उसकी सराहना पूरे देश को मुल्क में सबसे अच्छा पैकेज राजस्थान का। इस मौके पर हमारे राजस्थान भर के अंदर आज एक प्रोग्राम हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्वाधान में वो बैठे हुए इन्होंने हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने भी निश्चय किया कि पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर आज के विजय दिवस को मनाया जाए। और उसी रूप में आज मैं समझता हूँ लोगों में देश प्रेम के प्रति की भावना है, संकल्प लेने का होगा कैसे हम देश के लिए संकल्प रखें कि जितनी बड़ी कुर्बानी करना पड़े हमें उसके लिए तैयार रहेंगे। कि पहले इंदिरा गांधी शहीद हो गए देश के लिए, तो खालिस्तान नहीं बन गई, तो मामूली बात नहीं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो शहीद हो गई। तो फिर बचपन से देखा है आज़ादी की जंग के अंदर किस प्रकार से चंद्रशेखर भगत सिंह लगा करके कितने लोगों ने जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पर चढ़े, त्याग किया, बलिदान किया। तो गांधी जी की सानिध्य में कई तरह के मार्ग पे भी मुकाबला किया, सबको एक करके एकजुट करके उसी संस्कार को अपना करके इंदिरा गांधी बड़ी हुई थी। इसलिए उनमें जज्बा था कि जहाँ चली जाए पर हम करेंगे तो देश को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे। और मैं खुद उनके साथ में डिप्टी मिनिस्टर का मुझे याद है उन्होंने खुद ने मुझे ये बात कही थी जान जा सकती है ऐसे हालात बन गया। और जान जाने के दिन पहले ही था उड़ीसा के अंदर उन्होंने, चाहे मेरी जान चली जाएगी मुझे परवाह नहीं है, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का ये कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा। आप बोल सकते हो कि ये संस्कार इंदिरा गांधी राजीव गांधी से हो गए। मुल्क अनेकता में एकता वाला मुल्क, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा जिस मुल्क में है, बोली अलग अलग तरह की है, जाति हजारों हैं, धर्म अलग अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी हैं। इतने बड़े मुल्क को, अनेकता में एकता वाले मुल्क को ये रखने बड़ी चुनौती होती है। आप सब समझदार लोग बैठे, इंटलेक्चुअल लोग बैठे हैं। इस प्रकार रशिया जो मुल्क था अमेरिका की बराबरी का ताकतवर विकसित था, हमारा साथ दिया 71 के बाद के अंदर जो आटा बेड़ा आ रहा था अमेरिका के, ट्रंप के साथ दिया। उनके 16 टुकड़े हो गए देश की। आज हम 1 लाख खाने के बड़े मुल्क के बावजूद चुनौती खूब आ रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर माहौल ऐसा बनाया जाता है लगता लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अगर हम लोग संविधान को अपना के नहीं चलेंगे, वो भावना नहीं रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। और एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँ, वो बात बहुत गंभीर बात है। धर्म के नाम पर मुल्क से बन सकते हैं, धर्म के नाम पर मुल्क बन सकते हैं। पाकिस्तान बना, क्या कारण था? आजादी वक्त में हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुल्क बन गए, धर्म के नाम पे बन गए, हिंदू मुस्लिम। और धर्म के नाम पे मुल्क बना हुआ पाकिस्तान, मुल्क बना धर्म के नाम पे। हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहे, जाति के लोग रहे, वर्गों के लोग रहे, और हमारे संस्कार ऐसे रहे किसी के साथ के बावजूद भी बार सैनिकों का शासन पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में एकजुट रहा है। जमहूरी तो सरकार बदलती रहती है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई जैसा कि 70 साल
वाजपेयी चुनाव हार गए तो मनमोहन जी सत्ता सांभे, लंबी परंपरा को मानो। पाकिस्तान की बात ले रहे, मुख्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वो बात ये, धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना तो क्या कारण था कि हिंदुस्तान तो एकजुट रहा, एक अखंड रहा। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में मुस्लिम धर्म था, जिसके नाम पे बंटवारा हुआ देश का। क्या कारण था कि एक धर्म के होने के बावजूद भी वहां पर हालात ऐसे पैदा हो गए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश का उदय हो गया। इतनी मैं कहना चाहूंगा कि धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करना बड़ा इजी काम है, क्योंकि जाति के नाम भड़काना बड़ा इजी काम है। धर्म के नाम पे राजनीति करना बड़ा इजी काम है। जैसे कहा बच्चे कि आग लगाना आसान है, अगर आग लगती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम है। धर्म के नाम पे मैंने कहा 2 टुकड़े हो गए देश के, इसलिए धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके इस मुल्क के फ्यूचर को देखो। 25 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद में क्या होगा। तो रशिया टूट सकता है तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो सकते हैं धर्म के नाम के, एक धर्म के लोग होने के बावजूद भी। वो बंगाली बोलते थे, वो पंजाबी बोलते थे, पाकिस्तान भाषा अलग थी, टुकड़े हो गए धर्म के बावजूद। हमारे यहाँ तो भाषाएं कितनी है, कभी तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, क्या कितनी भाषा है। कितने धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ही स्थिति नाजुक है देश के अंदर। कहना चाहूंगा हम सब मिलकर प्रेम से, भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रहे, सभी धर्म के लोग, जाति के लोग। ये भावना हम सब में होनी चाहिए और ये हमें गांधी ने सिखाया है और ये हमारा धर्म कहते हैं। सभी जाति लोगों का तब जाके हम लोग 100 साल के बाद में ये धर्म कह सकता है। हमारी सब धर्मों की संस्कृति है, सम्मानजनक है। कोई धर्म दूसरे धर्म को ये नहीं सिखाता है कि आप नफरत करो किसी से, सबसे भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत। देश के अंदर जय जगत की बात की जाती है, विश्व मधुरता की बात की जाती है। तो हमारा मुल्क अलग कक्षा में दुनिया के मुल्कों में हमारे मुल्क की संस्कृति का, संस्कार के, परंपराओं का मान सम्मान दुनिया लोहा मानती है। तो बनाए रखने में कामयाब रहे, ये हमारी सभी सोच होनी चाहिए। बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने प्रेम, सद्भाव और सहिष्णुता की बात की और आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे शहीदों का सम्मान किया और अभी शहीदों का सम्मान शेष है। आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहेंगे, आप सभी अपने स्थान पर बने रहें। थोड़ा सा उधर रहना, थोड़ा उधर साइड। आज विजय दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं और गैलेक्ट्री अवार्ड धारकों और उनके आश्रितों का सम्मान किया। सचमुच में दिल में हम शहीदों का हमेशा मान रखेंगे। वो दुश्मन लाख तो क्या है, शिवा सियान रखेंगे। तिरंगा यूं ही लहराता रहेगा आसमां में, हम अपनी जान देकर भी वतन की शान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सभी सेना की पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों से मुलाकात करते हुए हमारे सभी माननीय मंत्रीगण आज हमारे बीच हैं और शीश हमारे सभी शहीदों का सम्मान अभी बाकी है। आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अति व्यस्त कार्यक्रम के कारण अभी इस वक्त यहाँ से जाना पड़ रहा है। आप सभी अपने स्थान पर बने रहें।
वीरता हमारी रीति नीति है और राजस्थान की इस धरती पर वीरता और शौर्य का अपना एक अलग से जलवा है और वीरता और शौर्य के इस जलवे को हम परंपरा के रूप में निर्वाह करते हैं। हमारे वे सभी सैनिक और सभी शहीदों के परिवार आज भी अपने इस वीरता की शूरवीरता की इस परंपरा को निभा रहे हैं और तभी कहा जाता है कि कुल सबूत जाने पड़े लखी शुभ लक्षण गा। सभी से आग्रह करना चाहेंगे आप अपने स्थान पर बने रहें क्योंकि हमारा थोड़ा सा कार्यक्रम अभी और शेष है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत ही व्यस्तता थी, कुछ ही शहीदों का सम्मान हमने यहाँ किया, शेष का सम्मान अभी यहाँ होना बाकी है। कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए आप सभी से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे आप यहाँ अपने स्थान पर बने रहें। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, विधायक महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी, गैलेंट्री अवार्ड्स धारक और जो उत्तराधिकारी यहाँ पर आए हैं शहीद परिवारों से और सैनिक परिवारों से, उन सभी से आग्रह करते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम बाकी है। आज का इस स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में अभी अवार्ड्स और दिए जाने बाकी थे। हम अभी उन सभी लोगों का सम्मान करेंगे जिन्होंने किसी न किसी तरह से देश के लिए अपनी जान गंवाई है, देश के लिए अपनी शूरवीरता का परिचय दिया है। बहुत सारे यार ड्रिल करेंगे, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, स्वयं नीचे हो जाओ, यहाँ आगे हो जाओ, सर इस पे हो जाओ, यहाँ खड़े हो सर, थोड़ा नीचे वाले पे आ जाओ प्लीज, थोड़ा सा नीचे हो जाओ। उन्होंने युद्ध में भी भाग लिया और उन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। हम ऐसे शूरवीरों का तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। वीर चक्र हमारा छोटा चक्र नहीं होता है, हमारे देश के भारत पार्टियों के स्वर्णिम विजय दिवस का आज यहाँ सैनिकों ने समर्पण किया सर, इंदिरा गांधी जी के सैनिक। अरे आराम से यार, आराम से बोल रहे हो सैनिकों ने समर्पण किया। सम्मान प्रदान करें। आदरणीय मेजर जनरल राजेंद्र राय साहब। देखिए, बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उसमें करीब 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे हमारे मुल्क की धरती पर। तो बचपन में मुझे भी उनके बीच में जाने का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला शरणार्थियों की। इसलिए मेरे लिए तो ये आज का दिवस बहुत विशेष महत्व रखता है। मैंने देखा है सीमाओं पर क्या हो रहा था उस वक्त में। मैं सीमाओं पर भी गया था हमारे BSF के जवानों के साथ में। किस प्रकार वहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो गए कि वहाँ के जनरल कर्नल जो थे पाकिस्तान के, उन सबको लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ में सरेंडर करना पड़ा हमारी फौजों के सामने। तो आप सोच सकते हो हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि देश ने जो अत्याचार हो रहा था, अन्याय हो रहा था पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त उनकी मदद करी। क्योंकि 1 करोड़ शरणार्थी कोई देश झेल नहीं सकता। लगातार आए जा रहे थे शरणार्थी, आए जा रहे थे। इंदिरा गांधी जी की इच्छा शक्ति थी, दृढ़ निश्चय था न्याय दिलाने का, सेना का पराक्रम था, उसने विजय दिलाई। हम भूल नहीं सकते इसको। आज का दिन इस देश के इतिहास में अलग महत्व रखता है और वही जज्बा आप देखते हो पूरे देशवासियों में देखने को मिल रहा है। प्रदेशवासियों में तो विशेष मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रदेशवासी देखते हैं आप कितने शहीद होते हैं, अभी भी शहीद हो रहे हैं। कारगिल युद्ध हो, चाहे 65 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, या 71 का बांग्लादेश का वार हो, उसके पहले, आज़ादी के पहले या बाद में, हमेशा राजस्थान के जवानों ने
सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी और देश के स्वाभिमान के लिए भी हमेशा तैयार रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिस प्रदेश के घर घर के अंदर जज्बा है देश प्रेम का, देश की एकता का, अखंडता का और सीमाओं की रक्षा करने का। धन्यवाद। आग लगाना आसान है लेकिन बुझाना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं उनको बता। मैंने कहा पाकिस्तान जब बना वो धर्म के नाम पे बना था, फिर भी वो एक नहीं रह पाए, दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। इसके मतलब धर्म के नाम पर देश बनाना तो हो सकता देश बन जाए, पर देश कायम नहीं रह सकता। ये उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान का है। पूरी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान था, आज वो पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, अलग देश बन गया, टुकड़े हो गए उसके। वह बंगाली बोलते थे या पंजाबी बोलते थे, उर्दू बोलते थे। आप सोच सकते हो एक धर्म के नाम पे अगर देश बनता भी है तो देश एक अखंड रहता है क्या? नहीं रहता है। ये पाकिस्तान के सामने हमारा उदाहरण हमारे सामने है। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इस देश को आप धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हो। क्या संभव है इतने बड़े मुल्क में? हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा भाषाएं हैं, वहाँ तो खाली उर्दू थी या बंगाली थी। एक धर्म था वो एक नहीं रह पाया है। रशिया में 16 टुकड़े हो गए। दुनिया की महान शक्ति कहलाती थी रशिया भी। तो आप सोचिए इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को इस समझ में आनी चाहिए। एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बन भी जाता कोई तो कायम रहता है क्या? पाकिस्तान तो कायम रहा नहीं। वहाँ 2 ही भाषाएं थी लगभग, यहाँ तो पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। तो आज से 25 साल बाद 50 साल बाद में इस देश का फ्यूचर मजबूत रहे, ये मुल्क एक रहे, अखंड रहे, हमारे संस्कार संस्कृति दुनिया के अंदर पहचानी जाती है, सम्मान मिलता है उसको। इतनी महान संस्कृति हमारी है, हमारी परंपराएं हैं देश की, हिंदुस्तान की। दुनिया भर लोहा मानती है, क्या हम उसको ख़त्म करते हैं? आज देश को लगता है कि ऐसा माहौल बन गया है, जिस प्रकार की शासन चल रहा है, धर्म के नाम पे बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। क्या ये संभव है? देश का फ्यूचर क्या होगा कोई सोच सकता है? क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कह दिया ये बीजेपी आरएसएस तो देश में खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, खत्म नहीं होनी चाहिए। आरएसएस भी रहेगी देश में, बीजेपी भी रहेगी, वो एक विचारधारा है। हम भी रहेंगे, हमारी विचारधारा है। कहने का मतलब यही है लड़ाई विचारधाराओं की है, होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, पर ये व्यक्तिगत लड़ाई या ये धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति खतरनाक होती है। रशिया का उदाहरण हमारे सामने है। पाकिस्तान में तो एक धर्म पे राष्ट्र बना था, पाकिस्तान अलग क्यों हिंदुस्तान से? धर्म के नाम पे हुआ कि मुसलमान अलग राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए पाकिस्तान बना। 2 टुकड़े क्यों हो गए? सैनिकों का शासन बार बार होता वहाँ पर, कितने वहाँ पे मर्डर हो गए राष्ट्रपतियों के, किस प्रकार के हालात हुए दुनिया जानती है। हमारे यहाँ तो 75 साल में जब जब चुनाव में शिकस्त मिली किसी पार्टी को, 1 सेकंड नहीं लगा, सत्ता सौंप दी गई जीतने वाले को। सर, एक आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा बूस्टर डोज को लेकर, क्या उसका कोई जवाब आया? जवाब तो नहीं देने की कसम खा रही प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कम से कम मुख्यमंत्री कोई पत्र लिखे, उनको उनका जवाब आना चाहिए। वो जवाब देते नहीं हैं। और मैंने बूस्टर डोज के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई देश के अंदर। बूस्टर डोज का टाइम आ गया, आज 9 महीने हो गए, साल भर हो गए फर्स्ट डोज लगे हुए। जितने आर्टिकल आ रहे हैं देश के अंदर, आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे दुनिया भर के मुल्कों के अंदर कई जगह बूस्टर डोज प्रारंभ हो गई है। बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जो बीमार है 60+ उम्र के हैं, ये बीमार है, उन सबके प्रायोरिटी में बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अभी कोई स्कीम नहीं है भारत सरकार, योजना में नहीं है। मैंने कल ही बात करी है, कल ही मैंने बात करी नीति आयोग के मिस्टर पॉल से, जो इस काम को देख रहे हैं। उनकी बातों से मुझे लगा अभी भारत सरकार की सोच नहीं है, ना तो बूस्टर डोज के बारे में है
और ना बच्चों की वैक्सीन के बारे में। मैं चाहूँगा, प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जितने विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं, उसके अनुभवों का लाभ हमें लेना चाहिए। उनको खुद को हस्तक्षेप करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री के साथ बैठक करनी चाहिए जैसे पहले वो करते थे। सब राज्यों में क्या स्थिति है, वहाँ के डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो उनके पास फीडबैक मिलना चाहिए और बूस्टर डोज के बारे में जल्दी फैसला करना चाहिए। अगर जो आर्टिकल आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट राय आ रही है, यूके के अंदर भयावह लहर फैल चुकी है, कहते हैं वहाँ 117% ऑक्यूपेंसी हो गई है इसमें आईसीयू के अंदर। वहाँ पर जर्मनी के हालात बहुत ख़राब हैं, अमेरिका के हालात भी बहुत ख़राब है। ओमिक्रॉन जो है, अभी तक एक मौत हुई है यूके के अंदर। एक्सपर्ट कहते हैं इस गलत फहमी में नहीं रहे मुल्क, पूरी दुनिया, क्योंकि ये कब अपना रूप बदल दे। ओमिक्रॉन अभी 70 मुल्कों में फैल चुका है, परंतु फॉर्चुनेटली अभी एक मौत हुई है सिर्फ यूके की। अगर मान लीजिए इसने अपना रूप बदल दिया वेरिएंट ने, तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा, क्या होगा। उस वक्त में हाथ पैर फूल जाएंगे सरकार के। चाहिए कि हमें, अभी तक हमने राजस्थान में कितनी शानदार प्रबंधन किया आप सब जानते हैं, देश में लोहा मानते सब लोग। उसको रवाना कर दो, उधर रवाना कर दो भैया।